Salient features of Constitution. First is lengthiest written Constitution. So constitutions are classified into written as well as non-written. सो अगर रिटर्न की बात करें तो रिटर्न का हमारे पास एक बेस्ट एग्जांपल है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अगर अनरिटर्न की बात करें तो वी हैव ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन सो इन सब के बीच में हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द लेंथीएस्ट ऑफ ऑल द रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड एंड आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ही डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है कॉम्प्रिहेंसिव है और बहुत ही इलेबरेट है स्पेसिफिक है ठीक है आपको देखने को मिलेगा कि जब 1949 में इसे ओरिजिनल ड्राफ्ट प्रेजेंट किया गया था जिसमें प्रियम्बल थे कुछ आपके 395 आर्टिकल्स थे जिसको टोटली 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था और 8 शेड्यूल्स में बाइफरगेट उसके साथ अटैच किए गए थे सो ये टोटल हमारा जो 1949 का ड्राफ्ट था उसका ये पिक्चर है उसके बाद 2019 की अगर बात करें तो 2019 में ये बुक तब पब्लिश हुई है दैट्स वाई 2019 में आपको देखने को मिलेगा कि देर आर 470 आर्टिकल्स डिवाइडेड इनटू 12 पार्ट सॉरी 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपके यही कॉन्स्टिट्यूशन में करीब करीब 100 आर्टिकल्स नए ऐड हो चुके हैं एंड उसके साथ साथ आपके नए 3 पार्ट्स ऐड हो चुके और साथ ही साथ आपके 4 नए शेड्यूल्स ऐड हो चुके ये सब प्रोसीजर कैसी होता है ये सारी प्रोसीजर होती है अमेंडमेंट्स के थ्रू अमेंडमेंट्स 1951 के लेके आज तक आपको देखने को मिलेगा कि अराउंड 20 आर्टिकल्स को डिलीट किया गया है थ्रू द अमेंडमेंट्स एक पार्ट नंबर 7 था जिसे अगेन डिलीट किया है आपके वेरियस अमेंडमेंट एंड अमेंडमेंट्स के थ्रू ही आपके कुछ 95 आर्टिकल्स को ऐड किया गया आपके 4 पार्ट्स को भी ऐड किया गया आप देख सकते हो यहाँ पे आपको देख रहे होंगे 4A है 9A है 9B एंड आपके 14A ये 4 ऐसे पार्ट्स है जिसको ऐड किया गया एंड इसके अलावा आपके 4 शेड्यूल्स को भी यहाँ पे ऐड किया गया है दैट 9 10 11 एंड 12 अब ये सारी चीज़ें अगर देखा जाए कुल मिला के तो 470 आर्टिकल्स 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन आज तक किसी भी कंट्री के नहीं है ना ही कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके इतने सारे शेड्यूल्स हो राइट सो पहली चीज आती है कि द साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अब कितने फैक्टर्स थे जिसने इस साइज को कॉन्स्टिट्यूशन इतनी बड़ी साइज को रिस्पॉन्सिबल बनाया तो फर्स्ट फैक्टर था आपका जियोग्राफिकल फैक्टर्स आपको देखने को मिलेगा कि जब 1947 में ब्रिटिशर्स हमें यहाँ से छोड़ के गए थे तो हमारी जो बाउंड्रीज थी हमारी जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज थी वो बहुत ही वास्ट थी राइट और साथ ही साथ इसमें कुछ अराउंड 555 555 जितने हमारे यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स आए हुए थे तो हर एक की कुछ ना कुछ अलग से स्पेशलिटी हुआ करती थी अलग से कुछ लॉज हुआ थे रेगुलेशंस होते थे ये सब देखे अगर साउथ में चले जाए तो अलग लॉ प्रिवेल कर रहा है वेस्ट में चले जाए अलग है ईस्ट में नॉर्थ में अलग अलग चल रहा है तो इन सब चीज़ों को एक कॉमन अम्ब्रेला के नीचे लाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन होना इज मैंडेटरी एंड इन सब की रिक्वायरमेंट्स को साथ में लेके लेने के लिए देर आर सेवरल नंबर ऑफ आर्टिकल्स देर आर सेवरल नंबर ऑफ स्पेसिफिक शेड्यूल्स अटैच विथ आर कॉन्स्टिट्यूशन सेकेंड इज हिस्टोरिकल फैक्टर्स अब हमारा जो अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो बहुत ही रिलाई करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आपको देखने को मिलेगा कि 1935 का ये जो पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वो आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि इंडिया के जो पूरी उस टाइम की डिमांड थी कि इंडिपेंडेंस चाहिए हमें या बहुत सारी हमारी आप सबको पता होगा कि वो चल रही थी डिमांड्स चल रही थी साथ में स्ट्रगल चल रहा था साथ में बहुत सारे रिबेलियन जैसी सिचुएशन चल रही थी तो ऐसे में 1935 का एक्ट लिया गया था और उसे बेस बनाया हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने और इंडिया के अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वो 1935 का एक्सटेंडेड वर्जन है ठीक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट है उसके 1935 के एक्ट का एक्सटेंडेड वर्जन है वो अपने आप में ही खुद एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन था और उसमें भी बहुत सारे इंडिया के अकॉर्डिंगली एडिशन करके उसको बनाया गया मतलब जो ऑलरेडी बल्कि था उसे और बल्कि बनाया गया अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स सेकेंडली यहाँ पे सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट इसका वास्टनेस का इतना बल्किनेस का एक और रीज़न ये भी है कि ये सेंटर एंड स्टेट के लिए सिर्फ एक ही हमारा क्या है कॉन्स्टिट्यूशन है
दैट्स वाई आपको देखने को मिलेगा कि इसमें स्टेट की भी डेफिनेशन एंड उसकी भी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे ऐड करी हुई है, साथ साथ सेंटर की भी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे ऐड करी हुई है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनारिटीज ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब फोर्थ पॉइंट क्या था? फोर्थ पॉइंट में ये तीन फैक्टर्स ऐसे थे जो आउटसाइड द पार्लियामेंट थे। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर और आपकी जो पार्लियामेंट थी उसके अंदर जो चीज़ें चली, जो डिबेट्स चली, उसकी वजह से हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को, वो जो पूरी कमिटी है उसके मेंबर्स को लगा कि हमें और भी बहुत कुछ करना बाकी है। तो जितना ऐड किया था वो कुछ लिमिटेड था, बट डिबेट्स हुई उसके बाद कुछ चीज़ें आई कि अच्छा इसे भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो ऐसी चार फैक्टर्स को मिला के कुछ आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना जो कि बहुत ही वास्ट था, राइट। तो ये चार ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही वास्ट होता है। सेकेंडली, सेकंड आपका जो यहाँ पे फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। आपको देखने को मिलेगा कि हमारा जो बी आर अम्बेडकर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड थे, उन्होंने देखा कि हमारी कंट्रीज के अंदर बहुत सारी चीज़ें प्रिवेलिंग करती है और उसमें भी बहुत सारे ऐसे क्लासेस हैं जो कि जिसके इंटरेस्ट किसी एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाई नहीं किए जा सकते। तो ऐसे में क्या किया उन्होंने, उन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को बेस बनाया। अब ये डॉक्यूमेंट्स कौन से थे? ये डॉक्यूमेंट्स थे कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ वेरियस अदर कंट्रीज। अब इसमें आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऐसा कहते हैं कि जब भी कभी हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया तो उन्होंने कहा कि रैंसैकिंग ऑल द नॉन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन द ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर एक हमारे वर्ल्ड के हर एक कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस के पूरे रेकनिंग करके, मतलब कि उसको पूरे निचोड़ के, उसको मरोड़ के, उसमें से सारे के सारे इंडिया के रिलेवेंट जितने भी टॉपिक्स थे, जितने भी एलिमेंट्स थे, उसको लेके हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जैसे कि अगर स्ट्रक्चरल पार्ट की बात करें तो स्ट्रक्चरल पार्ट हमारा जो है वो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट से लिया गया है। इसके अलावा फिलोसॉफिकल पार्ट जो है, मतलब कि आपके फंडामेंटल राइट्स एंड हमारा जो डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वो आपके अमेरिकन एज वेल एज आपके आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसके अलावा जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट एंड द रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटर, वो आपके ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। सो ये ऐसे एलिमेंट्स थे जो आपके दूसरे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन में से लिए गए थे। प्लस अगर बात करें कि दूसरे ऐसे कौन से कंट्रीज थे, तो आपको देखने को मिलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर जो कि आज का रशिया है, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान एंड ऐसे बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे जिनके वहाँ से हम लोगों ने हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशंस के एलिमेंट्स हैं उसे बोरो किया हुआ है। सो ये चीज़ आपके कॉन्स्टिट्यूशन को और भी खास बनाती है। और ये सारे सारे एलिमेंट कैसे थे जो आपको देखने को मिलेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट से, तो क्या भाई फेडरल स्कीम, जुडिशियरी, गवर्नर्स, इमरजेंसी पावर्स ऑफ आपके प्रेसिडेंट्स, पब्लिक सर्विस कमीशन एंड मोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो ये कहीं ना कहीं आपके बहुत ही बड़े कॉन्स्टिट्यूशन एंड बहुत ही आपके वास्ट एंड मिक्सचर कॉन्स्टिट्यूशन का एक एलिमेंट है हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड इज ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें बताया जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत ही रिजिड भी है और बहुत ही फ्लेक्सिबल भी है। एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, ये रिजिड क्यों है मैं आपको बताता हूँ। द रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज वन दैट रिक्वायर्स अ स्पेशल प्रोसीजर फॉर इट्स अमेंडमेंट। ठीक है, जैसे कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारी अगर आर्टिकल्स की बात करें, हमारे अमेंडमेंट्स की बात करें, तो देर इज वन डेडिकेटेड आर्टिकल प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कि जिसके अकॉर्डिंगली हमारा अमेंडमेंट होना चाहिए। इसके बाद अगर कोई इस पर्टिकुलर आर्टिकल का कोई भी लॉ अगर वायोलेट होता है तो उस चीज़ को अमेंडमेंट माना नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये उसकी सबसे पहली रिजिडिटी है। सेकेंडली, फ्लेक्सिबिलिटी कैसे? अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन on the other hand is one that can be amended in the same manner as the ordinary law
आर मेड एज फॉर एग्जाम्पल द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब हमारे फर्स्ट चीज में तो ये बताया गया कि एक स्पेशल प्रोसीजर है, उसी के अकॉर्डिंगली अमेंडमेंट करना पड़ेगा। लेकिन वो हमारी प्रोसीजर कैसी होगी, कोई नॉर्मल ऑर्डिनरी लॉ आप फ्रेम कर रहे हो वैसी ही होगी। ठीक है, तो अमेंडमेंट इटसेल्फ आपके एक फ्लेक्सिबिलिटी का रीजन है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती तो ये अमेंडमेंट का प्रोविजन ही नहीं होता। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी, अमेंडमेंट का प्रोविजन अपने आप में एक फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है, बट जो प्रोसीजर फ्रेम की गई है वो प्रोसीजर उसकी रिजिडिटी बताता है, राइट। सो दिस इज द ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इवन आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आर्टिकल 368 में दो टाइप के अमेंडमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। पहले ऐसे आपके अमेंडमेंट्स होते हैं जिसमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। स्पेशल मेजोरिटी मतलब कि 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट इन वोटिंग। मतलब 100 लोग हैं तो 100 लोगों में से अगर सिर्फ 60 लोग ये यहाँ पे आपके वोटिंग कर रहे हैं तो 60 लोगों का 2/3 मेजोरिटी होगा, तभी जाके आपका प्रोविजन यहाँ पे पास होगा। एंड मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस, ये फर्स्ट प्रोविजन है। एंड सेकंड प्रोविजन है कि सम अदर प्रोविजंस दैट कैन बी अमेंडेड बाय अ स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड रेटिफिकेशन बाय द हाफ ऑफ द टोटल ऑफ स्टेट। मतलब कुछ ऐसे आपके एलिमेंट होने चाहिए कि जिस अमेंडमेंट में कि जिसमें आपके पार्लियामेंट की मेजोरिटी तो चाहिए ही चाहिए, बट 50% से भी ज्यादा के स्टेट्स की रेटिफिकेशन, मतलब स्टेट्स की अप्रूवल भी चाहिए उसमें। ठीक है, जैसे कि समझ लो कि जब जीएसटी इंप्लीमेंट करना था तो जीएसटी के स्ट्रक्चर में तीन चीजें होती थी, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी एंड आईजीएसटी। तो जब आईजी ये जो स्टेट जीएसटी है उसमें स्टेट का एलिमेंट आता है। तो ऐसे अमेंडमेंट्स कि जहाँ पे स्टेट को भी पार्ट होता है, स्टेट को भी इम्पैक्ट होती है, ऐसे अमेंडमेंट ये सेकंड वाले प्रोविजन से किए जाते हैं। सो दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द ब्लेंड ऑफ rigidity as well as flexibility. Fourth is federal system of with unitary bias. Let's go ahead. Federal system with unitary bias. So the Constitution of India establishes a federal system of government where there are a distribution of power, division of power. There are two governments, supremacy of constitution, rigidity of constitution, independent and bicameralism. Right? ये ऐसे फीचर्स है जो फेडरेशन को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। जैसे कि दो गवर्नमेंट यानी सेंटर एज वेल एज स्टेट। डिवीजन ऑफ पावर, वी हैव 7th शेड्यूल जिसमें 3 लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे पास है ही। सुप्रीमसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ भी हो जाए जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसे फाइनल माना जाएगा। रिजिडिटी एज वेल एज फ्लेक्सिबिलिटी जो भी हम लोगों ने देखी। इसके अलावा इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, आपको देखने को मिलेगा कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव का जुडिशियरी पे कोई भी कंट्रोल नहीं है। अभी रिसेंटली 99th अमेंडमेंट लाया गया था, एनजेक करके, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये आपके इंस्टीट्यूशन के, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। और ये बेसिक स्ट्रक्चर कौन सा है, हमारा इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। एंड द लास्ट थिंग इज बाइकैमरलिज्म, मतलब कि वी हैव सांसद, इन सांसद वी हैव लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे विधानसभा है और विधान परिषद है। तो ये बाइकैमरलिज्म, ये सारे के सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि फेडरेशन डिनोट करते हैं। तो इसके साथ यूनिटरी बायस कैसे हुआ, तो यूनिटरी बायस ऐसे है कि नॉन फेडरल फीचर्स कैसे कैसे, तो कि भाई स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है, अगर डिविजन्स ऑफ पावर की बात करें और उसमें दो लिस्ट है हमारे, स्टेट एज वेल एज सेंटर, एंड तीसरा है आपका कॉन्करेंट। अब समझ लो कि देयर इज एन एजुकेशन पॉलिसी, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है कि गुजरात अपनी एजुकेशन पॉलिसी ला रहा है 2018 में। अब उसके बाद सेंट्रल ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई 2021 में। तो अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्करेंट लिस्ट, एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। तो जिस भी कभी स्टेट ने अपनी अपनी पॉलिसी बनाई होगी, अगर सेंटर उसकी पॉलिसी उसी टॉपिक पे, इसी सब्जेक्ट पे बनाती है, तो स्टेट की पॉलिसी खत्म हो जाएगी, सेंटर की पॉलिसी वहां पे प्रिवेलिंग में रहेगी। राइट, दिस इज द स्ट्रॉन्ग सेंटर। इसके अलावा सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, एज वी से कि ना ही यहाँ पे गुजरात का कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, ना ही महाराष्ट्र का है, ना ही मध्य प्रदेश का है। वी हैव जस्ट सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
इसके अलावा सिंगल सिटीजनशिप, यहाँ पे वी आर नॉट द सिटीजन ऑफ गुजरात और नॉट द वी आर सिटीजन ऑफ महाराष्ट्र, वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। इसके अलावा आपको फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा कि जहाँ पे बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन को आप अमेंड इजीली करवा सकते हो, जिसमें आपके स्टेट के साथ अप्रूवल ली जाती है, बट अगेन उसमें जो मेजोरिटी रहेगी वो सेंट्रल की रहेगी। इसके अलावा इंडिपेंडेंट जुडिशरी डेफिनेटली है, बट इंटीग्रेटेड जुडिशरी का यहाँ पे अपॉइंटमेंट है। अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसी प्रोसीजर्स है कि जहाँ पे जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स होती है उसमें एग्जीक्यूटिव्स को एंटर करवाया जाता है। तो ये जो जुडिशरी के प्रोसीजर्स है, राइट, आप अगर स्टेट सुप्रीम कोर्ट की बात करें, अगर आप हाई कोर्ट की बात करें, अगर आप सब ऑर्डिनेट कोर्ट की बात करें, तो उसमें बहुत बारी आपको देखने को मिलेगा कि जो अपॉइंटमेंट कमेटी है उसमें कहीं ना कहीं कुछ स्टेट एग्जीक्यूटिव या तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का वहां पे आपको एलिमेंट देखने को मिलता है। इसके अलावा एक मेजर प्रोविजन दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बाय सेंटर। ठीक है, अब देखिए स्टेट गवर्नर जो है वो सिर्फ सेंटर ही अपॉइंट कर सकता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपके यहाँ पे सरकार किसकी है। आप अगर मध्य प्रदेश में रहते हैं, कांग्रेस की सरकार है, अगर आप राजस्थान की बात ले लो, कांग्रेस की सरकार है, तो वहाँ पे गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट होगी वो तो सेंटर से ही होगी। और आप सबको पता है कि अगर किसी भी टाइप का स्टेट का लॉ फ्रेम करवाना है तो गवर्नर की आपके हस्ताक्षर, आपकी सिग्नेचरी चाहिए। तो अभी समझ लो कि कांग्रेस की सरकार है, कुछ रूल फ्रेम कर रही है, उसके बीजेपी के साथ अपोजिशन में है, बट गवर्नर किसका है, बीजेपी का है, सेंटर का है, तो बीजेपी का गवर्नर उस पर साइन नहीं करेगा, लॉ बनेगा ही नहीं, बात खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटर अपना डोमिनेंस भी दिखा सकता है स्टेट के ऊपर। इसके अलावा ऑल इंडिया सर्विसेज, आप देखिए आईएएस आईपीएस आईएफएस वगैरह जो सारी आपकी सर्विसेज है, तो आपको देखने को मिलेगा कि जब भी कभी ये ऑल इंडिया सर्विसेज के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको डेप्यूटेशन पे भेजा जाता है स्टेट की सर्विसेज में, जैसे कि कोई किसी डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर। ठीक है, अब वैसे देखा जाए तो ही इज एन आईएएस ऑफिसर, बट वो किसकी सर्विस कर रहा है, गुजरात स्टेट के, समझ लो कि अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट की, राइट। तो ऐसे केसेस में दे आर द ऑफिसर्स, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सेंटर, जो कि स्टेट को असिस्ट कर रहे हैं। तो अगेन यहाँ पे आपका वो देखने को मिलेगा कि थोड़ा सा यूनिटरी बायस है। इसके अलावा आपकी इमरजेंसी प्रोविजंस, जब भी कभी इमरजेंसी लगती है तो पूरा का पूरा सिस्टम कहाँ चला जाता है, आपके सेंटर के हाथ में। एंड इसी वजह से आपके जो केसी वियर है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहते हैं, वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं क्वासी फेडरल। ठीक है, फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, दैट इज क्वासी फेडरल। उसके अलावा एक मॉरिस जॉन्स करके हमारे एक एक्सपर्ट है, वो कहते हैं कि बार्गेनिंग फेडरलिज्म है हमारा इंडिया में। एंड ग्रेन विले करके जो है वो कहते हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। अब इसमें जो थर्ड वर्ड है ना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, वो आजकल बहुत ही चर्चा में है, आप लोगों ने देखा भी होगा। एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव एक अलग से बनाई गई है, जिसके जो पोर्टफोलियो है वो अमित शाह को दिया गया है, राइट। सो दिस इज द फोर्थ एलिमेंट, फोर्थ स्ट्रक्चर, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि फेडरल स्ट्रक्चर है विथ यूनिटरी बायस। इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट दैट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज ऑप्टेड फॉर द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रेदर देन अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम। आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया गया है रेदर देन अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम को। ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो दो चीज़ों से बनी होती है, दैट इज योर कोऑपरेशन एंड योर कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड ऑर्गन, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। वेयर एज प्रेसिडेंशियल सिस्टम आपके डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द टू ऑर्गन्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो आप देखिए अगर इंडिया की बात करें तो वी हैव कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। ऐसा कैसे, आप अगर संसद के बारे में पढ़ोगे तो संसद में तीन चीजें इन्वॉल्व होती है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा और तीसरा है आपके राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति दैट इज प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ आर सांसद, जबकि यही चीज अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में प्रेसिडेंट इज नॉट पार्ट ऑफ दैट सांसद। ठीक है, वहां की कांग्रेस का पार्ट नहीं है प्रेसिडेंट। एंड इसी वजह से प्रेसिडेंशियल सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा कि सेपरेशन ऑफ पावर है। ठीक है, आपके लेजिस्लेटिव अपनी तरफ से रूल फ्रेम करेगा,
एग्जीक्यूटिव्स अपनी तरफ से काम करेंगे। दोनों के बीच के जो पावर्स है वो बिल्कुल ही सेपरेट है। जबकि यहाँ पे क्या है कि हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स के बीच में कोऑपरेशन है, कोऑर्डिनेशन है। और इसी वजह से आपके जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसे वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटिश की कैबिनेट जहाँ पे है, ब्रिटिश की आपके सांसद जहाँ पे है, उस एरिया का नाम वेस्ट मिनिस्टर है। तो जब उसी बेसिस पे जहाँ कभी भी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होती है उसे वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है, राइट। एंड हमारे इंडिया में भी यही चीज़ चल रही है, इंडिया की स्टेट्स में भी यही चीज़ चल रही है, पार्लियामेंट्री सिस्टम चल रही है। एंड उसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव्स। हमारे रियल एग्जीक्यूटिव्स कौन है? हमारे रियल एग्जीक्यूटिव्स है आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। एंड हमारे नॉमिनल एग्जीक्यूटिव्स कौन है? हमारे नॉमिनल एग्जीक्यूटिव्स है आपके प्रेसिडेंट। सेकंड इज मेजोरिटी पार्टी रूल। आप सबको पता है देयर इज 545 सीट्स, 545 में से जिसको मेजोरिटी मिलेगी दैट पार्टी विल फ्रेम द गवर्नमेंट। थर्ड पॉइंट इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। यहाँ पे कोई भी मिनिस्टर हो वो आपके कलेक्टिवली किसको रिस्पॉन्सिबल है? आपके लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल है। आप देखिए, अगर मिनिस्टर में आपने कभी सांसद में लोकसभा में वार्तालाप देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे मिनिस्टर्स को क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई आपने ये क्यों किया, यहाँ पे इतना ऐसा कैसा है। तो ये सारे के सारे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बताते हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बताते हैं ऑफ द एग्जीक्यूटिव टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर। इसके अलावा मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर। यहाँ पे आपको हर एक मेंबर्स को हर एक मिनिस्टर्स को ये आपके राइट्स हैं कि वो लोकसभा में भी जाके अपने आंसर दे सकता है, राज्यसभा में भी जाके उसके आंसर्स दे सकता है, वेदर ही और शी इज अ पार्ट ऑफ देयर हाउस और नॉट। ठीक है, तो ये एक अलग से फीचर है आपका पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का। देन लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर का इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है कंपेयर टू योर प्रेसिडेंट। एंड लास्ट इज डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउसेस, जैसे कि लोकसभा। हमारे यहाँ पे हर 5 साल में लोकसभा का डिसोल्यूशन होता है और एक नई लोकसभा बनती है। सो दिस इज द सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो कि इंडिया में आपके यहाँ पे बताई जाती है, और बहुत सारे कंट्रीज में भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये चीज़ देखने को मिलती है, जैसे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट, राइट। एंड इस वजह से इसे प्राइम मिनिस्टरियल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके रियल हेड कौन है? आपके प्राइम मिनिस्टर। मेजर पावर्स किसके हाथ में है? आपके प्राइम मिनिस्टर के।